शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों ने रिजिड बॉडी, प्लास्टिक बॉडी ये सब देख लिया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सच एज इलास्टिसिटी, ये सब स्ट्रेस स्ट्रेन डिफाइन हो गया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता था ये भी पता चल गया। इसके अलावा जो है स्ट्रेस क्या क्लासिफिकेशन, स्ट्रेन का क्लासिफिकेशन देख लिया हम लोगों ने। स्ट्रेस स्ट्रेस का साइन, ये जो माइल्ड स्टील के लिए जो ग्राफ है और HYSD ग्राफ, ठीक है, HYSD के लिए और माइल्ड स्टील के लिए, ये वाला जो ग्राफ था वो किसके लिए था, माइल्ड स्टील के लिए। और एक और जो ग्राफ बताएंगे वो HYSD के लिए अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, HYSD वार के लिए, ठीक है। इसके अलावा इल्ड स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस के बारे में भी जानेंगे, थोड़ा देर में ही जानेंगे। अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेस, परसेंटेज इलोंगेशन, ये सब के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। अब डिफॉर्मेशन, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। और डिफॉर्मेशन सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स के कारण, मतलब अगर हम लोग किसी बॉडी में एक्सियल फोर्स लगा देते हैं, एक्सियल फोर्स करने का मतलब ये वाला एक्सियल फोर्स लग जाएगा या ये वाला एक्सियल फोर्स लग जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का अगर एक्सियल फोर्स लगेगा तो बॉडी में क्या डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग को जानना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला सब है इस सबका, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला शुरू हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला वाला शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अभी, ठीक है, आज के क्लास के बाद से फॉर्मूला शुरू हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। और इसके अलावा स्टेट ऑफ सिंपल शियर, पंचिंग शियर क्या होता है, ये सब जो है हम लोग को जानना है, ठीक है। तो अभी 6-7 टॉपिक इस चैप्टर में बचा हुआ, चलो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना कि क्या क्या बचा हुआ, हम लोग को पता चल गया, ठीक है। ओके, अब देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या बचा, ये टॉपिक में हम लोग को मोटा मोटी क्लियर हो गया, ठीक है। ये सब स्ट्रेस के टाइप है, थोड़ा सा जो है, ठीक है ना, हम डिटेल में चले हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है, 2 क्लास ज्यादा लगा है, ठीक है ना। बाकी हम लोग टाइम से चल रहे हैं, ठीक है, वो भी मेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक हो गया था हम लोग का स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, जो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है ये हम बता रहे थे। देखो इसमें से 2-3 प्रॉपर्टी जो है ना, ठीक है ना, इसके बारे में बताना रह गया था, जैसे हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस प्रॉपर्टी के बारे में बताना रह गया था। तो देखो प्रॉपर्टी में हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस बोले तो क्या, हार्डनेस बोले तो क्या, अगर कोई, हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये जो गिट्टी आया, ये रॉक आया, रॉक को क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ड होता है। ये क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों भाई, इसको नाखून से रगड़ेंगे तो ये जल्दी से घिसेगा, ठीक है ना, ये घिसेगा नहीं। लोहा है बहुत हार्ड, जैसे हार्ड एंड टफ, ये घिसता कम है, क्या है, ये घिसता कम है, ठीक है ना। इसको रगड़ोगे ना तो ये क्या होगा, स्क्रैच, एब्रेशन, सरफेस का जो वियर टियर होता है बहुत कम होता है, ठीक है ना। जितना ज्यादा हार्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ठीक है, हार्ड होगा, ठीक है। दूसरा चीज ये कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं ना तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। मेटल जो होते हैं वो गर्म करने पे क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, तो पता है, ठीक है। इसलिए प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट करके क्या करते हैं हम लोग, स्टील और ये सब के केस में इसका क्या हार्डनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। हार्डनेस क्या करते हैं, इसको हीट ट्रीटमेंट करके हार्डनेस बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो, और ये जो जितना भी काटने वाली चीज होती है ना, जैसे ब्लेड वगैरह, तो ब्लेड वगैरह क्या है, अगर मान लो कि ब्लेड का धार कैसे, अगर धार खराब हो जाएगा, ब्लेड अगर मान लो हार्ड नहीं होगा तो उसका धार क्या हो जाएगा, ब्लेड या चाकू कुछ का भी, वो कैसा मटेरियल का बना होना चाहिए, हार्ड मटेरियल का। अगर हार्ड नहीं बनेगा तो उसका धार जो है क्या, वो खराब हो जाएगा, घिस जाएगा, तो क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना चाकू भोथर हो गया, उसको क्या बोलते हैं, वो एक टर्म आता है जो, ठीक है ना, शार्पनेस का जस्ट अपोजिट वर्ड होता है, ठीक है ना। तो ये कटिंग टूल्स में यूज होता है हार्डनेस, हार्ड मटेरियल का, ठीक है ना। और हार्डनेस जो है वो किस तरह से, बर्नल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल, ये सब पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन बस जान लो हार्डनेस क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कहाँ यूज होती है ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। हार्डनेस प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी, काटने वाली जो है उस चीज में, ठीक है। अब बात करते हैं फैटिज के बारे में। फैटिज क्या होता है भाई, तो देखो होता क्या है ना, कि मान लो ये मशीन देखे हो ना, कोई कोई मशीन में क्या, यहाँ हम लोगों ने हथौड़ा लगा दिया है और बार बार ये हथौड़ा इस मेटल को पीट रहा है, बार बार पीट रहा है, ऐसे मशीन से ढप 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 पीट रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो जो है ना, फ्लक्चुएटिंग और अल्टरनेट बार बार लगता हुआ रिपीटेड स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, फैटिज स्ट्रेस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फैटिज स्ट्रेस बोलेंगे। एक स्ट्रेस होता है कि अचानक, ठीक है, अच्छा अच्छा एक सेकंड रुको बाबू, ये क्या एक बार क्या कर दिए हम लोग कि अचानक किसी मेटल पे एकदम शॉक लोड दे दिया, आया जोर जोर से हथौड़ी से मार दिए एक बार, तो वो क्या कौन सा कहलाएगा, शॉक लोड को, जल्दी से बताओ,
स्टिफनेस, ठीक है ना। और जब बार 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 मारेंगे ना उसी सेम लोड को, तो उसको कहेंगे फैटिज। उसको क्या बोलेंगे? फैटिज, ठीक है। बार 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 मारेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये जो होता है ना, अगर लोड अगर थोड़ा सा कम रहेगा तो क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन कम होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है, इसमें भी डिफॉर्मेशन होता है, इसमें भी डिफॉर्मेशन होता है, बार बार जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन लगता है, ठीक है ना। अगर फेल्योर हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? फैटिज फेल्योर, ठीक है। यही जानना है। क्रीप क्या होता है? तो क्रीप होता है, मान लो कि यहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर बढ़ा या कुछ भी बढ़ा, तो इसमें क्या हो जाएगा? एलोंगेशन हो जाएगा। अब बोलोगे सर इसमें कहाँ से फोर्स लगेगा? तो इसमें जो है टेम्परेचर लगेगा, ठीक है ना। इसमें बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो, साल 2 साल 3 साल 4 साल तक लग जाएगा, ये टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। साल 2 साल टाइम, बहुत धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होता है, वो एक्सपैंड करता है। जैसे धीरे धीरे लोड लगेगा ना तो एक्सपेंड करेगा। इसलिए क्रीप जो है बहुत सारा फैक्टर पर डिपेंड करता है, बताएंगे आगे, ठीक है। ये सब के बारे में अभी जान लो, ठीक है। हाँ, लॉन्ग लॉन्ग लोड के कारण, ठीक है ना। ये टेम्परेचर के कारण भी होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर पे भी क्या होता है, थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक्सपेंशन होगा, ठीक है। क्रीप जो होता है वो गैस टरबाइन, जेट इंजन, स्टीम इंजन, ये सब क्योंकि ये सब जो है प्रेशर, स्टीम, इस सब में हीट होता है बहुत ज्यादा। रॉकेट, ये सब के लिए, रॉकेट वगैरह में क्रीप के कारण क्या होता है, उसका डाया बढ़ जाएगा, इसका जो नोजल का होता है, ये सब ध्यान देना रहता है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा मटेरियल चाहिए जो क्रीप का क्या हो, रेजिस्टेंस करे, क्रीप ज्यादा ना होने दे, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने मटेरियल की प्रॉपर्टी देख लिया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन है, ये आगे लास्ट में कराएंगे, ये अभी भी करा सकते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड है। स्ट्रेस स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का क्या होता है कि उसका बिहेवियर जान करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा जो मटेरियल, कहाँ कौन सा जो मटेरियल है उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। इजी विद एप्लीकेशन ऑफ दिस मटेरियल्स, हम लोग को पता चल जाएगा कौन सा मटेरियल का कितना ताकत है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का फायदा होता है कि हर तरह के मटेरियल का हम लोग राइट यूज कर सकते हैं। अब जैसे कोई लोहा, भारी लोहा ले आकर के उससे क्या कर रहा है, मतलब मान लो कि खराब मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है, उससे लकड़ी काट रहा है, तो वो तो भुतर हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या, हर तरह के मटेरियल्स को एकदम प्रॉपर यूज करना है अगर, तो उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, ठीक है। उस तरह अगर ये मॉस सीखना है ना, तो इसके सारा प्रॉपर्टी के बारे में जानना है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सारा जानना है, ठीक है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन। अब देखो बहुत सारे टीचर जो स्टूडेंट है वो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी में डाउट ये होता है ना कि क्या पढ़े क्या छोड़े, ठीक है ना। अगर मान लो कि आप एक बार दो बार पढ़े हुए, आपको अगर बोला जाएगा कि बताओ 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाओ ये चीज, तो आपको पता होगा कि 5 क्लास के सिलेबस में क्या क्या चीज होगा, क्या, क्योंकि उसको आपने 6 भी पढ़ा, 7 भी पढ़ा, 8 भी पढ़ा, नहीं, तो आपको पता है कि 5 क्लास का लेवल क्या है। अब कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी अगर खुद से करता है तो उसका क्या होता है, थोड़ा सा ये होता है, ये चीज भी जान जाते हैं, ये चीज भी जान जाते हैं, तो उसको क्या होता है, बाउंड्री लगता है कि मेरे लिए बहुत कम होता है, ठीक है ना, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो ये अगर प्रॉपर टीचर जो होता है वो क्या होता है, आपको बताता है कि क्या अभी पढ़ना सही है, क्या बाद में पढ़ना सही है, ठीक है। क्योंकि अभी तो है आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है इस सेमेस्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, यही सब है। अब देखो एच वाई एच डी कर्व बार्स के लिए जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, ठीक है। एच वाई एच डी के लिए अभी हम लोग उस समय जो पढ़े थे वो किसके लिए था, माइल्ड स्टील के लिए। किसके पढ़े थे, माइल्ड स्टील के लिए। अब एच वाई एच डी बार क्या होता है भाई, देख लो वो, ठीक है। एच वाई एच डी का बार क्या होता है, तो एक्चुअल में जो हम लोग के पहले के जमाने में जो घर में छड़ यूज होता था ना, वो होता था माइल्ड स्टील। और आजकल के जमाने में जितना भी छड़ यूज होता है ना, जितना भी टाटा टीएमटी ले लो, कोई भी कंपनी का ले लो, सब क्या यूज होता है, ए एच वाई एच डी। इसका कोई फुल फॉर्म बताएगा क्या, मैं बताऊं, जल्दी से बताओ। एच मतलब हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एच वाई एच डी बहुत जगह यूज आएगा आप लोग का, ठीक है। आरसीसी में तो भर भर के आएगा। वाई का मतलब बताओ, बहुत बार वर्ड सुने, इल्ड, हाई इल्ड, ठीक है। ये क्या होता है, जल्दी से बताओ, एनीवन, कोई भी जल्दी बताओ। हम्म, डी का मतलब क्या होता है, हाई इल्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। हाँ बिल्कुल, अगर किसी को पता है तो ठीक है। डिफॉर्म्ड, और ये क्या होता है, बार, हाई इल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, डिफॉर्म्ड बार, ठीक है। इसका क्या कहने का मतलब है, हाई इल्ड स्ट्रेंथ का मतलब, ये जो, अगर हम लोग का ये वाला जो अगर होता, ठीक है ना,
ये वाला जो होता था, तो इसमें जो एक सी पॉइंट जाता था वो अपर यील्ड पॉइंट था, और डी वाला पॉइंट क्या होता था, लोअर। उसके बाद ई वाला पॉइंट क्या होता था, याद आया सभी को? हाँ, इसके बाद एफ था, उसके बाद जी था। ये फोटो याद रखना आप लोग, ये फोटो ऐसा नहीं कि भूल जाना है, ठीक है ना, ये फोटो ऐसा वाला याद रखना है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखना, कहाँ कौन सा पॉइंट था, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपर यील्ड था, ये जो ऊँट ये हाथी जैसा फोटो बनाए थे ना, ये उसका सूंड था, ये फोटो याद रखना, ठीक है। तो ये सी जो पॉइंट का है, ये अपर यील्ड पॉइंट है, तो हम लोग क्या लेते थे, यही वाला पॉइंट क्या है, पता करना है। अब देखो, हर मटेरियल में ऐसा फोटो नहीं बनता, हर मटेरियल का ऐसा फोटो नहीं बनता। बहुत सारा मटेरियल का बताया था, ब्रिटल मटेरियल का इस तरह बनेगा, कोई इस तरह ही बनेगा, कोई इस तरह जाकर के बनेगा। मैं आप लोग को एक गूगल से फोटो दिखाता हूँ, ठीक है, जो हर तरह का मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का बताएगा, ठीक है। तब आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में होता कैसा है, ठीक है। एक सेकेंड। हम्म हम्म, ठीक है, अभी आ जाएगा आप लोग के स्क्रीन पे। ठीक है, अभी आ रहा होगा आप लोग को। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसका एक फोटो आएगा, सारा मटेरियल का फोटो आएगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, ये देखो जैसे मैंने फोटो डाला, भर भर के मटेरियल का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल का, हार्ड मटेरियल का, ठीक है। इमेज यहाँ से लेकर के, ठीक है, अब देखो, ठीक है। चल, आ गया ना? ध्यान से देखो इस इमेज में, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हम लोग का, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे तो स्ट्रेस रहेगा, कंफर्म है। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्ट्रेन होगा, ध्यान से देखना। ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा, सीधे गया, ठीक है ना, ये जो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रिटल। ब्रिटल ब्रिटल होने का मतलब क्या हुआ, चकनाचूर हो जाएगा, स्ट्रेस ज्यादा एकदम होगा, और स्ट्रेन बहुत ही कम होगा, सबसे कम होगा, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या है, टफ एंड स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक। टफ एंड स्ट्रॉन्ग मतलब, ठीक है ना, ये इस तरह का होगा, कर्व कर्व बनेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ तक स्ट्रेस स्ट्रेन एकदम सीधा है, और उसके बाद फिर क्या हो गया, ये स्ट्रेन हार्डनिंग, हार्ड एंड टफ, ये इलास्टोमर्स है। ये बहुत सारा तरह का मटेरियल है, ठीक है। और भी बहुत सारा तरह का मटेरियल और भी दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है, जिसमें एच बाई एच डी और इसके बीच में कंपेरिजन होगा, ठीक है। ये वाला जैसे एक फोटो है, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल होगा, ठीक है, नॉट डक्टाइल, डक्टाइल मटेरियल। स्टील का बहुत सारा है, बहुत तरह का स्टील होता है, एच बाई एच डी, ठीक है। बोन, देखो ये हमारा हड्डी उड्डी का है, ठीक है। ये वाला भी एक फोटो काम का है, ठीक है। ये सब फोटो क्यों दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, क्यों, वाई वाई वाई, कोई बता सकता है? ताकि हम लोग को पता चले कि बहुत सारा जो मटेरियल होता है वो कैसे रिएक्ट करता है। जैसे देखो ये वाला फोटो देखो, ठीक है ना, ये वाले फोटो में क्या होता है देखो, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये वाला फोटो में क्या है, दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे, देखो। हम्म इस वाले फोटो में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, ध्यान से देखना। सिरामिक्स कौन सा मटेरियल है, जल्दी से बताओ? ब्रिटल मटेरियल। ये कैसा मटेरियल है, ब्रिटल। तो इसमें देखो स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा होगा, स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ तक है, और स्ट्रेन का वैल्यू मात्र यहाँ तक है। इसका मतलब ये क्या है, ब्रिटल मटेरियल। ग्राफ देखकर ही पता कर लोगे कौन सा मटेरियल। ये स्टेनलेस स्टील है, ये क्या है, स्टेनलेस स्टील है। और ये क्या है, जो जनरली मेटल वगैरह होता है वो इस तरह का होता है, टाइपिकल मेटल क्या होता है, इस तरह का होता है, टाइपिकल मेटल, ठीक है ना। या फिर माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, ये माइल्ड स्टील जो है, ठीक है, माइल्ड स्टील है। ये कौन सा, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल बताओ, ब्लेड हो सकता है, और क्या हो सकता है सर जी? साउंड सुनाई नहीं दे रहा है सर। साउंड एकदम नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। तो वो एक काम करो, वो अपने जो यहाँ पे जो बटन है ना, मैं बताता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ग्रुप में मैं मैसेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, साउंड क्लियर नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड। साउंड के लिए, ठीक है ना, माइक बटन पर, ठीक है ना, कॉल ओवर इंटरनेट करना है।
ठीक है, ये समझ लीजिए। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं उनको दिक्कत होता है। ठीक है ना, साउंड के लिए क्या करना है, माइक बटन पे, ठीक है, MIC हो गया, माइस हो गया ये ठीक है, तो माइक बटन पे क्या करना है, कॉल ओवर इंटरनेट करना है। ठीक है, आवाज आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, ठीक है, आ जाएगी तो यस कर देना। ठीक है, आ जाएगी तो यस कर देना। ठीक है, तो देखो क्या है, ये क्या हमारा हड्डी है। हड्डी कैसा मटेरियल है, अब देख करके बताओ। हड्डी क्या है, स्ट्रेस देंगे तो स्ट्रेन होता जाएगा और ये अचानक जाकर के टूट जाएगा। ठीक है ना, तो इसके साथ देखो, ऐसा नहीं है कि ये गिर जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये लमरेगा लमरेगा नहीं। ठीक है ना, ज्यादा ये मतलब ये ग्राफ ऐसे नीचे नहीं गिर रहा है, ये जब भी हो रहा है तो स्ट्रेस के साथ बढ़ रहा है। ठीक है ना, मतलब इसमें अपने आप। अब ये लिगामेंट क्या होता है जी, किसी को पता है लिगामेंट क्या होता है, बताओ। मैं बताता हूँ लिगामेंट क्या होता है। लिगामेंट हमारे बॉडी का ही पार्ट है। मांसपेशी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है, ये खींचते 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 और यहाँ तक मैक्सिमम स्ट्रेस पे जाकर के क्या होगा, छोड़ देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन वहां पे टूट जाएगा। ठीक है ना, यहीं पे आकर के इसके बाद ये स्ट्रेस लेगा ही नहीं और ना ही स्ट्रेन होगा इसमें, ये अचानक टूट जाएगा। ठीक है, मांसपेशी से खींचते हैं तो टूट जाता है, वही हाल होता है। और ये क्या होता है, UHMWP। अब ठीक है, इसका गूगल कर लो सब लोग। ठीक है, UHMP क्या होता है, ठीक है ना ये बहुत ही मतलब स्ट्रेस, ठीक है। ओके, ठीक है, ये देख लिए हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, छोड़ो ये सब। आ गया साउंड, आ गया उसका क्या, वर्टिकली स्ट्रेट मतलब लिगामेंट नहीं नहीं, वर्टिकली स्ट्रेट का मतलब ये होता है ना कि स्ट्रेस बढ़ाए नहीं और ये क्या हो गया, टूटना शुरू हो गया। इसका मतलब यही होता है ना कि हम लोग स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहे, स्ट्रेस यहीं तक, मैक्सिमम स्ट्रेस यही है। अब हम लोग फोर्स लगा ही नहीं रहे उस पे, लेकिन फिर भी क्या होगा, और इसमें स्ट्रेन भी नहीं बढ़ रहा है, वो अचानक क्या हो जाएगा, स्ट्रेन बढ़ेगा नहीं। जैसे किसी चीज को, रबड़ को ही खींच रहे हैं, मान लो रबड़ जस्ट लाइक है, तो क्या जैसे इसको खींचे 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 खींचे, ठीक है ना, अब एक ऐसा स्ट्रेस आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा कि अब वो जा करके वो टूट जाएगा। टूटने के बाद सीधा क्या होगा, स्ट्रेन, टूटने से जस्ट पहले क्या होगा, स्ट्रेन एकदम घट जाएगा। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेस एकदम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्ट्रेन उतना ही का उतना ही रहेगा। अगर मान लो स्ट्रेन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, तो स्ट्रेन वही उतना ही रहेगा, लेकिन स्ट्रेस क्या अचानक घट जाएगा। स्ट्रेस घटने का मतलब, स्ट्रेस घटने का मतलब मैंने बताया था ना कि जो मॉलिक्यूल है आपस में क्या हो जाएगा, एकदम बिखर जाएगा, टूट फूट, इधर उधर लैटिस जो है इधर छितरा जाएगा, एक दूसरे से बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है ना, दूर चले जाने से क्या होगा, इसका बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगा, बॉन्डिंग फेल, मटेरियल खत्म। बॉन्डिंग फेल, मटेरियल खत्म। इसका कहने का मतलब ये हो गया, अगर अचानक वर्टिकल का मतलब बॉन्डिंग वहीं पे फेल कर गया। ठीक है ना, और ये सडन है, बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा भयंकर मटेरियल फेल होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कुछ कुछ और। मटेरियल देख लिए हम लोग, सारा देख लिए। अब इसमें देखो HYSD के केस में क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। HYSD का मतलब हाई स्ट्रेंथ बार, ठीक है ना, डिफॉर्म बार। इसमें क्या एक फोटो है, ठीक है, वो फोटो पे हम लोग बाद में आएंगे। ठीक है, होता क्या है, ध्यान से समझो। जैसे उसमें क्या होता था, इल्ड अप, हम लोग को पता चल जाता था, ये वाला पॉइंट इल्ड हो जाता। लेकिन बहुत सारा मटेरियल का भी हम लोगों ने देखा कि उसमें इल्ड पॉइंट क्या हो रहा है। मैंने फोटो क्यों दिखाया, उसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। फोटो इसलिए दिखाया कि देखो इसमें से किसी का भी इल्ड पॉइंट बस इसका दिख रहा है। यील्ड पॉइंट किसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है, इसका इसका नहीं दिख रहा है, किसी का मतलब यील्ड पॉइंट नहीं दिख रहा है। अगर एडजेक्ट यील्ड पॉइंट हम लोग को देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एडजेक्ट नहीं पता चल पा रहा कौन सा पॉइंट है इतना सारा में से। ठीक है ना, इतना सारा में से कौन सा पॉइंट है नहीं पता चल रहा है। तो हम लोग को कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा कि भाई हमको यही पॉइंट लेना है कि प्लास्टिक मटेरियल यहाँ हो जा रहा है, इसके बाद हम लोग को वापस नहीं आएगा। मतलब कहने का ये है, हम लोग को कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो कहेंगे कि नहीं हम लोग इससे ऊपर लोड इसका नहीं लेंगे। अब थोड़ी हम लोग ये पॉइंट ले लेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस में ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये ऊंचा है ये नीचा है। हम लोग को यहीं पे कहीं पॉइंट लेना पड़ेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैक्सिमम स्ट्रेस का हमको कोई पॉइंट खोजना पड़ेगा हर मटेरियल का, कि इससे ज्यादा इस जो लोड नहीं ले सकता, चाहे आपका वाला भी। ठीक है ना, हम लोग का हड्डी है, जैसे इसके लिए क्या है, इसके लिए ये वाला है। ठीक है ना, इसके लिए इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कौन सा वाला पॉइंट ले।
ठीक है। इसका वाला भी क्या है, यहाँ तक मैक्सिमम है, तो हम लोग या तो ये ले लेंगे या तो कुछ और ले लेंगे। जो मटेरियल का हमको एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट नहीं आता है ना, उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक टर्म है प्रूफ ऑफ स्ट्रेस, ठीक है ना। उसके लिए क्या टर्म है, प्रूफ ऑफ स्ट्रेस, ठीक है ना। तब वही प्रूफ ऑफ स्ट्रेस के बारे में एच बाई एच डी के लिए पढ़ना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग को तो एच बाई एच डी यूज करना है। हम लोग को कौन सा बार यूज करना है, यही बार यूज करना है। तो हम लोग को पता होना चाहिए प्रूफ ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। जो हम लोग को क्या होगा, डिफिनिट यील्ड पॉइंट नहीं देगा। यील्ड पॉइंट मतलब एक कॉर्नर नहीं देगा ऊपर का टॉप वाला, देख रहे हो इसमें कॉर्नर नहीं है, इसमें एक फ्लैट कर्व है, कर्व में से तो टॉप कॉर्नर खोजना मुश्किल है। तो क्या करते हैं हम लोग, 0.2% का प्रूफ ऑफ स्ट्रेस लेते हैं। अब ये 0.2% का प्रूफ ऑफ स्ट्रेस क्या होता है ये समझो, ठीक है। थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अब देखो, ठीक है। तो अब ये देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। स्ट्रेस जो निकालेंगे ना, वो क्या निकालेंगे, 0.2%। 0.2% बोले तो 0.2 बटा 100 होगा, बटा 100 मतलब 0.002। ये इतना आ गया। ये क्या है, स्ट्रेन लेंगे। ये कितना लेंगे, स्ट्रेन लेंगे। तो ध्यान देखना, ये ये वाला ऐसा लाइन सीधा गया, उसके बाद लाइन ऐसा चला गया, ठीक है ना। तो हम लोग कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेन जब भी पैदा होगा कितना होगा, 0.002। अब ये देखो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम इसको समझा देते हैं फिर से, ठीक है ना। 0.2, अभी प्रूफ स्ट्रेस का एक नया हम लोग टॉपिक भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रूफ स्ट्रेस को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो अगर इस पे हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये वाला जो हम लोग का क्या है, रिटर्निंग वाला है, ये क्या है हम लोग का पॉइंट बी है। मतलब इस पॉइंट से अगर हम लोग को लोड लगा के छोड़ देंगे तो इस पॉइंट पे वापस तो आएगा नहीं। ये बात सभी को क्लियर है। हम लोगों ने कल बताया था कि मान लो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को बहुत खींचेंगे, इलास्टिक लिमिट से भी ज्यादा खींच देंगे, तो ये वापस क्या उस पॉइंट तक आएगा, इलास्टिक लिमिट तक नहीं, उसमें कुछ ना कुछ इलोंगेशन रह जाएगा। यही इलोंगेशन क्या कहलाता था, प्लास्टिक कहलाता था। इलोंगेशन कुछ ना कुछ रह जाता था उसमें, पूरा का पूरा नहीं जाता था ऊपर। तो यही है, मान लो कि यहाँ से छोड़ देते तो क्या होता था, जीरो पे आके रुक जाता था वो मटेरियल, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता। लेकिन जैसे ही सी पे लेके गए या कोई एक पॉइंट पे लेके गए, तो वो क्या हो गया, जीरो पे नहीं आया, उसमें क्या स्ट्रेन आ गया। कितना का स्ट्रेन, 0.002। 0.002 का अगर स्ट्रेन, अब बोलोगे सर ये एमएम में होगा क्या, तो बोले भाई स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं होता है। तो 0.002 जब भी स्ट्रेन हो जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा, 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस कहलाएगा। ये क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये एक लाइन हम लोग ले लेंगे, जहां से ये आएगा वही हमारा क्या होगा, 0.002 से इसका एक पैरेलल लाइन खींच देंगे, टेंजेंट कर्व का। इस कर्व का जैसे देखो, ये मान लो ये कर्व आया, इस कर्व से एक टेंजेंट खींच दिए सटा हुआ। अब इसी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, जो कि जिस पॉइंट पे काटेगा यही हमारा क्या हो गया, 0.2%। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होना चाहिए स्ट्रेन का, जल्दी से बताओ, 0.00002। मतलब यहाँ से यहाँ हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ से यहाँ, और इससे एक पैरेलल लाइन खींच देंगे। अब जहां इस कर्व पे काटेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस। क्लियर सभी को, कहाँ से निकाले हम लोग प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है ना। प्रूफ स्ट्रेस कैसे निकाले हम लोग को पता चल गया, यस और नो, ठीक है। ठीक है। अब देखो, ग्रेड ऑफ स्टील जिसको हम लोग को यील्ड स्ट्रेंथ से निकालना, तो यही हमारा क्या हो गया, यील्ड मानते हैं। सी पॉइंट को ही यील्ड मानते हैं हम लोग, मतलब मैक्सिमम हम लोग इतना ही मानेंगे, ठीक है ना। अब जैसे देखो दो तीन तरह, अभी देखो आ गया यहाँ पे एच वाई एस डी के बारे में, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ठीक है, फिर से बता देता हूँ, क्लियर करके फिर से बता देता हूँ। देखो पहले क्या था, हमारे हमने एक कर्व खींच लिया। कर्व कैसे खींचा जी, कर्व खींचने का तरीका क्या है, तो हम लोड लगाते जाएंगे, स्ट्रेस लगाते जाएंगे, ठीक है ना, डाटा लिखते जाएंगे, डाटा लिखते जाएंगे कि इतना इतना लोड दिए, यूटीएम मशीन में देंगे, ठीक है। यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन जो पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे, टेस्टिंग मशीन है, इसमें दे दिया 10 न्यूटन का, तो ये 0.00001 mm का स्ट्रेन हुआ, तो यहाँ पे ये पॉइंट खींच दिए। अब दोनों को मिलाते मिलाते ये वाला ग्राफ बन गया, ग्राफ तो बन गया ये वाला। अब ग्राफ से क्या करेंगे हम लोग, एक टेंजेंट खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक टेंजेंट। टेंजेंट खींच दिए हम लोग। टेंजेंट खींचने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना, टेंजेंट खींच दिए हम लोग। अब इस टेंजेंट से, ठीक है ना, यहाँ से 0.0002 mm, 0.002 mm का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से डिस्टेंस पे लेकर के एक पॉइंट ले लेंगे। अब इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल जो है एक लाइन खींच देंगे, जो इसको कहीं ना कहीं कट करेगा, कहीं ना कहीं कट करेगा।
यही जो पॉइंट कहलाएगा ये क्या कहलाता है, 0.02% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस कहलाएगा। क्लियर सभी को? अब क्लियर हुआ सभी को? ग्राफ खींच करके क्या है, टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट किसी भी चीज का मतलब क्या होता है, सर्किल का टेंजेंट मतलब उसके सरफेस से जा करके कट मैच करे। ये जो अगर ये टच कर गया तो इसका मतलब ये टेंजेंट है, ठीक है। तो इसी कर्व से एक टेंजेंट खींच देंगे और उसी के पैरेलल खींचना है लाइन, ठीक है। तो ये जहां पे कट करेगा तो ये 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस है, ठीक है। ठीक है। तो ये वाला जो है ये एक नंबर है। जैसे हम लोग माइल्ड स्टील होता है ना, माइल्ड स्टील, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसका स्ट्रेंथ कितना लेते हैं, 250। इसका कितना है, 250। जैसे मान लो हम लोग कंक्रीट का कितना पढ़े थे जी, M15 पढ़े थे ना। कंक्रीट का हम लोग कितना पढ़े थे, M15 M20। इसमें 15 क्या होता था, 15 न्यूटन पर mm²। ये क्या होता था हम लोग का, 28 दिन का स्ट्रेंथ होता था कि नहीं होता था। तो सेम वही चीज है, Fe250 का मतलब जो छड़ का जो अपर इल्ड पॉइंट का स्ट्रेस हुआ, ये वाला जो स्ट्रेस हो गया, ये अगर मान लो नॉर्मल जो छड़ होता था, जो ऐसा छड़ आता था, इसका कितना होता था ये 250 न्यूटन पर mm² का जो छड़ ये वाला लेते थे, ये वाला जो है पॉइंट 250 न्यूटन पर mm² का लेते थे। अब ये वाले में देखो, ये वाले में कितना है, ये वाला आता था 415 न्यूटन पर mm²। किसके केस में, HYSD के केस में। ये HYSD का ग्राफ है, ये माइल्ड स्टील का। तो HYSD में कितना होता था 250। माइल्ड ये HYSD के केस में कितना होगा, 415 और 500। दो तरह का दो दो ब्रांड आता है, एक 415 का भी आता है, एक 500 का भी आता है, ठीक है। दो क्वालिटी का आता है, एक बहुत बढ़िया क्वालिटी, एक थोड़ा सा 415 वाला क्वालिटी, दोनों का यूज होता है हम लोग के यहाँ, ठीक है। ये छोटा मोटा एक टॉपिक है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा हैवी टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम में आने का चांसेस है कम है, बहुत कम है, ठीक है। चलो, लेकिन समझ लेना है सारा चीज, ठीक है। ये सब समझ लिए हम लोग, ठीक है, बहुत सारा। अब देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS इसको बोलते हैं। ये बार बार सुने होंगे FOS, ठीक है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब हमको पता है कि यील्ड स्ट्रेस यहाँ है, ठीक है ना, यील्ड स्ट्रेस ये है 250 मान लो ये निकला, या 415 निकला, या 500 निकला, ठीक है। ये क्या है, हमारा स्ट्रेस है। ये क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम नहीं बोलेंगे इसको, यील्ड स्ट्रेस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, यील्ड स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। एक होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस पता है सभी को जी, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता था ये अल्टीमेट होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हमको ले ही नहीं जाना, हमको मतलब क्या है, यील्ड स्ट्रेस से ही मतलब है, इसी से मतलब हम लोग काम इसी से करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ये हर बार के लिए अलग है। माइल्ड के लिए कितना है, 250। HYSD में दो क्वालिटी का आता है, एक 415 का आता है, एक 500 का आता है, ठीक है। अब हम लोग को फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों निकालना पड़ा, ये ध्यान से सुनो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों निकालना पड़ा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है, हमको हम अगर किसी पेन को यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसका प्लास्टिक लिमिट नहीं पहुंचे। ये चाहते हैं कि नहीं, ये बताओ क्यों नहीं चाहते हैं, ये बताते हैं। मान लो ये स्प्रिंग है, और अगर हमने इसको खींच दिया बहुत जोर से, तो मतलब अप टू इलास्टिक लिमिट खींचेंगे तो क्या होगा, अगर मान लो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ L लंबाई है, ये लंबाई L है, अगर यहाँ पे फोर्स लगाए तो ये छोड़ देने के बाद क्या होगा, वापस से L लंबाई पे आ जाएगा, अप टू इलास्टिक लिमिट पे। ये चीज तो सभी को पता है, इलास्टिक लिमिट तक खींचेंगे तो क्या होगा, वापस से L पोजीशन पे आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग फोर्स बढ़ाएंगे, जैसे ही और फोर्स लगाएंगे और स्ट्रेस लगाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इतना जो है डेल्टा L का क्या हो जाएगा, स्ट्रेन रह जाएगा, मतलब इतना लंबाई बढ़ा हुआ रह जाएगा। तो क्या ये हम लोग के लिए अच्छा बात है या खराब बात है, घर के लिए मान लो कि बीम बनाए थे और ऐसे लोड पड़ गया, अब वो टेढ़ा हो गया, ठीक है ना, अब वो क्या हो गया, बेंड कर गया, तो ये हमेशा बेंड ही रहेगा, ठीक है। या लंबाई इसका लेंथ बढ़ गया तो पता चलेगा पूरा बिल्डिंग ही गिर गया। लंबाई बढ़ने से क्या होता है ना, अगर कॉलम का लंबाई घट गया या फिर बीम का लेंथ बढ़ गया या कुछ भी कम ज्यादा हो गया तो क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर का बिगड़ जाएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि प्लास्टिक लिमिट में तो ये जाए ही नहीं, इस पॉइंट तक हम लोग को, अगर ये हमको पॉइंट पता चल जाएगा ये पॉइंट कहाँ है, तो हम क्या चाहेंगे कि हमको इस पॉइंट से पहले ही रोक देना है इसको, हमको जाने ही नहीं देना, ताकत उतना हमको इसको, तो हम प्लास्टिक यील्ड पॉइंट तक जाने ही नहीं देंगे। तो यील्ड पॉइंट से हमको जितना चाहिए, ठीक है ना, तो वर्किंग स्ट्रेस बराबर क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस बराबर यील्ड पॉइंट
ठीक है ना। इसको क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे 1 से, 2 से, 1.5 से, जितना हमको मर्जी है, ठीक है ना। मतलब उसको हम लोग कम मान गए, मान लो कि तुम 200, ठीक है, 200 रोटी खाने पे तुम बीमार हो जाओगे। मान लो ये 200 रोटी यहाँ तक खाओगे तो तुम यील्ड पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो हम चाहेंगे क्या कि तुम 200 रोटी खा करके बीमार हो जाओ? नहीं, हम क्या चाहेंगे कि तुम क्या रहो, सेफ रहो। तो हम कहेंगे कि नहीं, 200 को डिवाइड कर दो 2 से, तुम अब आराम से सेफ रहोगे। 200 रोटी पे बीमार होगे ना। अब कितना रोटी खाओगे तुम? 100 रोटी खाओगे, तो बीमार तो नहीं पड़ोगे। तो वही चीज है, यहाँ पे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफओएस। 2 हो गया, कभी 1.5 भी मान सकते हो। एक 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 में तो नहीं होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक का मतलब तो सेम ही हो गया, ठीक है। एक से ज्यादा होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हमेशा एक से क्या होता है, ज्यादा होता है, ऑलवेज मोर देन वन। मोर देन वन, ये चीज क्लियर हुआ क्यों फैक्टर ऑफ सेफ्टी मोर देन वन होता है? क्योंकि एक से डिवाइड करोगे तो सेम वही क्वांटिटी आ जाएगा ना, यील्ड वाला ही। सबको क्लियर हो रहा है तो यस बोलो, नहीं क्लियर हो रहा है तो नो बोलो। क्या हम लोग यील्ड स्ट्रेस क्या हुआ कि जहां तक तुम्हारी क्षमता है, और हम तुम्हारी क्षमता तक पहुंचाना नहीं चाहते तुमको। कोई किसी भी चीज का क्षमता तक अगर पहुंच जाएगा तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अगर हमको जिससे काम लेना है, हमेशा काम लेना है, तो हम क्या चाहेंगे, अरे भाई ये अपना पूरा क्षमता तक नहीं पहुंचे, थोड़ा सा कम ही रहे, पर आराम से काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मान लो किसी दिन मान लो कि यील्ड पॉइंट पे पहुंच जाए, जैसे भूकंप भूकंप पे, ठीक है ना। तो ये टूटे फूटे नहीं, इसके लिए भी ध्यान रखता है, ठीक है ना। ये ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। भूकंप भूकंप भी देखते हैं कि कितना भूकंप के लिए कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। सबका फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइंड होता है, ठीक है ना, हर चीज के लिए। तो इसको क्लियर करते हैं अब। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हुआ, चलो इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस तो वर्किंग स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, हमको जितना में काम लेना है, वर्किंग स्ट्रेस बराबर क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको क्लियर करके, ठीक है, कि वर्किंग स्ट्रेस बराबर क्या होगा, वर्किंग स्ट्रेस बराबर क्या होगा, जो तुम्हारा यील्ड स्ट्रेस होगा, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। एफओएस क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया सभी को, एक से हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज लिखा हुआ है, यही चीज को यहाँ एफएस कर दिया, यहाँ पे वर्किंग आ गया, समझ गए ना। हमको काम इतना ही से लेना है, इतना ही स्ट्रेस, यील्ड पे हमको पहुंचने नहीं देना। नहीं तो यील्ड पे पहुंचने के बाद वो प्लास्टिक में आ जाएगा, प्लास्टिक में आ जाने के बाद तो वो तो फिर वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को कहानी? हाँ, देखो, अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं लेते हैं हम लोग, यील्ड पे ही लेते हैं। बहुत जगह क्या है कि जिसका यील्ड नहीं होगा उसमें क्या होगा, अल्टीमेट होगा, ठीक है। बिल्कुल देखो, हमको क्या करना है, अगर अल्टीमेट पे लोगे कोई बात नहीं, हमको अल्टीमेट पे ले रहे हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस, तो क्या करेंगे जी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग और बढ़ा देंगे। यहाँ पे 1 था, 2 था, तो इसको 4 कर देंगे, अल्टीमेट से और 4 घटा देंगे, हमको अल्टीमेट पे भी नहीं जाना है, ठीक है ना। हाँ हाँ, एकदम एकदम। तो हम लोग को वर्किंग, मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस लिख सकते हो इसको। मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस कितना हो सकता है, लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो यार। तुम मैक्सिमम इतना ही जा सकते हो, वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफओएस। किसी का भी तुम फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो तुम्हारे हाथ में, तुम 5 ले लो, 10 ले लो। तुम चाहोगे कि 100 रोटी खाएगा, हम इसको 10 रोटी खिलाएंगे, कमजोर करके इसको मारेंगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे हाथ में है, ठीक है ना। इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखना है, ठीक है ना। जितना ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखोगे, बिल्डिंग तुम्हारा उतना ही सेफ रहेगा, या कोई भी स्ट्रक्चर इतना ही सेफ रहेगा। लेकिन अब मान लो कि ये 100 काम करता है, अब ये कितना काम करेगा, 10 रोटी खिलाओगे 10 ही काम करेगा ना। तो ये तुम्हारा पैसा की बर्बादी है। अब बिल्डिंग में जहाँ पे 2 छड़ में काम हो जाता, तुम कम उसको आप नापे तो उसको जगह 10 छड़ दे रहे हो, तो 10 छड़ में 8 छड़ का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा ना तुम्हारा। और बिल्डिंग भी बड़ा बड़ा दिखेगा, बड़ा बड़ा बीम दिखेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले के जमाने में ऐसे होता था, भर भर के फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता था। इसीलिए इसी कारण से क्या होगा, वो सब बिल्डिंग बहुत स्टेबल होता है। बहुत बड़ा बड़ा जो पहले का जो बिल्डिंग है, इतना जो स्टेबल क्यों है, भर भर के उसमें क्या होता था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलता था। 10 का 12 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, की कुछ भी हो जाए वो बिल्डिंग टस से मस नहीं होगा, कितना भी भूकंप दे दो उसको। आगरा में 10 बार भूकंप दे दो, ताजमहल नहीं हिलेगा। मतलब समझ रहे हो, उन लोग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत रखते थे, स्ट्रक्चर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत रखते थे, तभी जाकर के वो ज्यादा सेफ रहता था। तो तुम जितना ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखोगे, उतना ही तुम्हारा बिल्डिंग सेफ रहेगा। चलो,
डिजाइनिंग किसी मशीन का कंपोनेंट अगर बनाते हैं, मान लो नट उट बना रहा है, कुछ भी नट बना रहा है, मान लो ये जो है प्लेट है तुम्हारा, ये क्या है, रिवेट प्लेट है,